सारे बहन भाईयान राम राम भाई। तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ आपने बेरा जो भिवानी के घोटाले हैं उन पर लगातार नज़र बनाए हुए है। और आगे भी अगर इसी कोई घटना होगी वह दिखावांगे। ईब जो हमारे एनडी न्यूज़ के आज के एनडी मेहमान हैं सुशील वर्मा। सुशील वर्मा ते इंटरव्यू करने का एक कारण यो रहा कि किसी ने एफआईआर की कॉपी भेजी जिसमें इन पे 35 लाख रुपए का झोल करने का आरोप लग गया। उस बार हम बात करांगे और भिवानी नगर परिषद के जो घोटाले हैं उन बार हम बात करांगे। सुशील जी सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए सुशील जी, एक एफआईआर की कॉपी मिली थी कि आपने किसी के विदेश भेजने के नाम पर 35 लाख रुपये ठग लिए, कितनी सच्चाई? सरासर झूठैया मिली होगी जो आपके एक दिन पहले भी दिखाई थी, आज फिर दिखाता हूँ। किसी ने झूठी शिकायत करी थी और वो शिकायत जांच पड़ताल में झूठी पाई गई थी। अगर ये आप कैमरे पे दिखाना चाहें, पकड़ो एक बार। ये मामला देता हूँ, मामला झूठा पाया गया। ये उसी मामले की है। और उसके बाद इसमें ये रिपोर्ट भी है डीएसपी की तरफ से कि ये सब जो भी आरोप थे ये असत्य पाए गए, सत्य नहीं पाए गए, मामला खारिज किया जाता है। जुलाई 2015 में झूठी शिकायत दर्ज हुई थी और नवंबर 2015 में खारिज हुई थी। और अब ताज़ा स्थिति ये है कि जिन लोगों ने ये झूठा मामला दर्ज करवाया था, मैंने वापस उनके ऊपर झूठी शिकायत देने का मामला दर्ज करवा रखा है। और ये सीजेएम भिवानी की कोर्ट में मामला चला हुआ है, जिसमें मैं शिकायत करता हूं कि मेरे ऊपर झूठी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस पुलिस अधिकारी ने मामला दर्ज किया था वो, और जिसने झूठी शिकायत दी थी वो, उन दोनों के ऊपर मैंने कोर्ट में केस कर रखा है, जिसकी अगली सुनवाई 23 मई 2022 को है सीजेएम भिवानी की कोर्ट में। जी, ये तो बात होगी। अब ये बताइए, घोटालों पे बात कर लेते हैं। नगर परिषद के जो घोटाले सामने आए हैं उसमें नगर परिषद के जो उप चेयरमैन थे मामन जी, उन्होंने एक बड़ा जुलूस शहर में निकाला और अपनी बेगुनाही की सफाई दी एसपी के सामने। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो कहें कि मैं हुए नहीं इसमें तो शामिल? नहीं, वो पक्के इसमें शामिल हैं तभी तो पुलिस की एफआईआर में नाम आया। और मान लो 1 मिनट के लिए वो शामिल नहीं है तो जुलूस से थोड़ी ना उस बात का फर्क पड़ेगा। वो तो ठीक है, एफआईआर तो ये तो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसमें तो किसी का भी नाम आ सकता है, आपका भी नाम आया था, लेकिन ये मामला तो सुलट गया। आप किस बिना पर आरोप लगा रहे? मैं इस बिना पर आरोप लगा रहा हूँ कि ये खुद भी मान रहे हैं। मेरे मामले में मैंने कभी मानना नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन इसके मामले में तो खुद ही मान रहे हैं कि हाँ, नगर परिषद में घोटाला हुआ है, हाँ वहाँ पे फर्जी रसीदें काटी गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि उन फर्जी रसीदें काटने में हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, हम वहाँ बैठ के फर्जी रसीदें नहीं काटते थे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हमने भी आरोप नहीं लगाया कि ये वहाँ पर बैठ के फर्जी रसीदें काटते थे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ फर्जी रसीदें काटते थे उनको इन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, इनके जो नज़दीकी पार्षद थे उनका। और जो वो पैसा इकट्ठा करते थे, पब्लिक का पैसा लेके फर्जी रसीदें काट के सरकारी खजाने में जमा ना करा के अपनी जेब में डालते थे, वो हिस्सा इन तक पहुंचता था। ये है हमारे आरोप। वो फर्जी रसीद काटा करते हम नहीं करे, लेकिन फर्जी रसीद काटने वालों से उनकी क्या बोलते हैं संरक्षण दिया हुआ था और उस पैसे में इनका हिस्सा था। अब तक पुलिस या जो कार्रवाई हुई है उससे कितने संतुष्ट प्रशासन ने जो कार्रवाई करी? 2 लोग तो गिरफ्तार कर ही रखे थे, रजनीश और एक हरीश नाम का व्यक्ति। और कल पता चला है कि जो पहले से कैशियर अरेस्ट कर रखा था, जुडिशियल कस्टडी में था, सुरेश कुमार, उसको इसी मामले में इसकी संलिप्तता को देखते हुए प्रोडक्शन वारंट पे पुलिस 2 दिन के रिमांड पर लाई है। और पूरी उम्मीद है कि वो सारे खुलासे करेगा वो, क्योंकि उसे तो सारा सब कुछ पता था, क्या रसीदें हैं, कितने काट रखी हैं, कितने किस किस के कहने से काटी हुई हैं, वो सारा इनको पता था। ये रसीद घोटाला अंदाजन कितने लाख या करोड़ रुपए का आपके हिसाब से लग रहा हो सकता? देखिए 2,35,000 या 2,50,000 तो इन्होंने रिकवरी दिखाई है पहले ही, वो जो 2 आरोपी पकड़े थे उनसे। कल पता चला है, कल पूछताछ में कि 28 लाख की सुरेश कुमार ने कबूल करें कि हाँ 28 लाख की मैंने काट रखी थी। तो धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। जैसे चेक वाले घोटाले में भी शुरू में ये था कि भाई 3 चेक ही कटे हैं लगभग 2 करोड़ रुपए के। बाद में खुलते खुलासे होते होते खुद पुलिस ने माना कि 14.5 करोड़, ये 14 करोड़ 70 लाख रुपए के हैं। तो ऐसे ही रसीद घोटाले में जैसे जैसे इन सब के नाम आते जाएंगे वैसे वैसे फिगर बढ़ते जाएंगे। करोड़ों का है ये मामला, ये 1 लाखों तक सीमित नहीं है, ये करोड़ों का मामला है। और तीसरा एक और मामला है
जिसकी पुलिस को शिकायत दे रखी है, अवैध कब्जों का और ज़मीनों के घोटाले, अवैध नक्शे पास कराने, पीआईडी, वो सारी एक कंबाइंड रिपोर्ट पुलिस को दे रखी है ज़मीन घोटाला के नाम से। तो वो तो लगभग 450 करोड़ रुपये का घोटाला है, जिसमें सार्वजनिक शौचालय थे, प्लाट थे, अवैध कब्जे थे, ये सारी नकली पीआईडियाँ बना के शहर की ज़मीनों को कमर्शियल को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करके, जिसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो देखते जाओ आप, आगे आगे उनमें भी कार्रवाई होगी। सारे के सारे से क्या मतलब? सारे मतलब भाजपा के भी और भी लोग शामिल हो सकते हैं आपके हिसाब? जो अभी तक जो आए हैं ना, देखिए ऐसा नहीं है कि ये रसीद घोटाले में इतने थे, चेक में इतने थे, इनका एक कंबाइंड सिंडिकेट बना हुआ था और ये नए नए तरीके निकालते थे किस तरीके से लूट सकते हैं शहर को, नगर परिषद के खजाने को। तो वही तरीका निकालने वाले सारों में शामिल रहेंगे। कोई ये कहे कि वो इसमें तो शामिल है, इसमें शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ों में साथ शामिल थे। ये बताइए, एक भिवानी से हटकर के सवाल ये है कि कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर कोई धर्म विशेष को टारगेट किया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो जब ये अवैध कब्जे होते हैं उस समय नगर परिषद क्या सो रहा होता है और उसके बाद बदले की भावना से इस प्रकार के काम किए जाते हैं? उसमें सरकार का कितना इन्वॉल्वमेंट लगता है आपको कि पहले सरकार कब्जे कराती है और फिर कब्जे खुद ही हटवाने के नाम पर किसी को टारगेट करती है? यही तो करवाते हैं। जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, चाहे पार्षद हों, विधायक हों, जिसको जो जहां अपने वोट बैंक की सहूलियत मिलती है या जिससे ये लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, वो कब्जे करवाते हैं। शुरू में तो सह देते हैं, कब्जा करने वाला कोई अचानक से आके दिल्ली जैसे शहर में लगा लो, कहीं भी लगा लो, कब्जा अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता कोई भी, आप करके दिखा दो। लेकिन जब आपके ऊपर कोई ना कोई किसी का संरक्षण होता है तब आपकी हिम्मत बढ़ती है। वोट लेने के लिए कि ये इकट्ठे लोग हैं, 500 घर बन जाएंगे, इतनी बस्तियां, इतनी झुग्गियां, यहाँ से वोट मिलेंगे। वोट की राजनीति ने वास्तव में इस देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्योंकि उनके वोट पे नज़र होती है तो उस वक्त तो उनके कब्ज़ों के ऊपर कोई नज़र होती नहीं। अब जब पंगे होते हैं ना कोई, फिर वो धर्म विशेष, समुदाय विशेष, फिर वो अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। उसमें भी वोट का हिसाब देखा जाता है कि इनको अब टारगेट करेंगे तो हमारा जो एक पॉपुलर वोट बेस है वो हमारा और ज़्यादा कंसोलिडेट होगा, वो हमारी तरफ और ज़्यादा मजबूती से चिपकेगा। कोई उनके पक्ष में जाके बोलेगा तो सहानुभूति जताने के लिए अब कोई केरल में बैठा और मध्य प्रदेश में बैठा व्यक्ति भी उनके पक्ष में इसलिए बोलेगा कि वो वहाँ पे किसी और को खुश कर रहा होगा अपनी बात के। मेन मुद्दा छूट जाता है कि कब्जा था, गलत था, हटा दिया, ठीक। कब्जा किसने करवाया उसको भी पकड़ के ठोको। एक सवाल ये है सुशील वर्मा जी, आप लोगों ने पीछे एक वीडियो दिखा करके चुनाव को फर्जी साबित करने के आरोप लगे थे और कोर्ट का आपने जो हवाला दिया था कि केस गया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर जो एमपी और एमएलए बैठे थे, यानी कि घनश्याम सर्राफ और धर्मवीर सिंह, नाम लेकर के मैं कह रहा हूँ, नगर परिषद के घोटालों में क्या आपको लगता है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए अभी तक उनका हमारे पास ऐसा कोई सीधा नहीं है कि उनमें किसी का सीधा नाम आया हो। सत्ताधारी पार्टी से ये लोग जुड़े हुए थे, ये सच है। रण सिंह, ये क्या, ये तो औपचारिक तौर से उसके नेता थे? रण सिंह यादव बीजेपी से है और मामन चंद तो जेजेपी का शहर का अध्यक्ष, जिसने कल ही इस्तीफा दिया है। तो दोनों सत्ताधारी पार्टियों से दोनों लोग, ये मुख्य लोग नगर परिषद के जो थे, जुड़े हुए थे। अब उस चुनाव की जहाँ तक बात है, चुनाव में पूरा रोल था सत्ताधारी पार्टी का उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने में। लेकिन घोटालों की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है कि इनको बीजेपी के बड़े नेताओं को पता नहीं था कि क्या कुछ चल रहा है। खबर सबको थी। किस वजह से ये चुप थे या क्यों बोलते नहीं थे या क्या कारण थे, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन खबर सबको थी कि नगर परिषद में लूट मची हुई है। तो ये लगता है कि उनका भी कुछ हिस्सा इस प्रकार से हो सकता है। आपको मतलब अपने बिना पर क्या लगता है कि वो उनकी हिस्सेदारी इन घोटालों में हो सकती है? नहीं, ये मेरे पास अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है और ना ही कोई किसी से मैंने सुना है अभी तक कि उनकी सीधी हिस्सेदारी या सीधी इन्वॉल्वमेंट एमएलए एमपी की कोई हो। अगर कोई ऐसी होती तो मुझे कोई भी हिचक नहीं है किसी का नाम लेने में, मैं ज़रूर नाम लेता, लेकिन बेवजह किसी का नाम नहीं ले सकते। जिनके नाम लिए हैं उनके वो हैं जिनके पुलिस को हमने सबूत सौंपे हैं
कि ये देखिए, चाहे तो कोई रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी की आपस की बातचीत हो, कोई लिखा पढ़त हो, कोई फर्जी रसीद हो, या कोई ज़मीन की जब शिकायत दी थी तो बाकायदा बताई थी कि ये 4 प्लाट हैं मेला ग्राउंड के पास, ये 2 दुकानें हैं सब्जी मंडी, नई अनाज मंडी के सामने, ये टॉयलेट हैं बावड़ी गेट के, ये दुकान है जो ये अवैध कब्जा है फलाने जोड़ का, बाकायदा आइडेंटिफाई करके सबूतों के साथ दिए। लेकिन यूँ हवा में किसी का भी हम नाम ले दें वो गलत है। अब ये बताइए, जो नगर परिषद के अधिकारी हैं जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाने के लिए आगे क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, या फिर उस पे भी प्रशासन आंख मूंद करके बैठा हुआ? फिलहाल तो प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे तो ये कब्जे हुए हैं। वही बात, वोट की राजनीति, ताकतवर लोग हैं और ताकतवर लोगों ने अधिकारियों को भी इसमें शामिल करके कब्जे करे हैं। आज से नहीं, कब्जे तो सालों से होते आ रहे थे। हाँ, एक अच्छी बात ये है कि अब लोग थोड़े से सचेत हुए हैं। सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा, कल परसों की है भिवानी शहर की। इस चीज़ से जो फ़ायदा हुआ है इस आंदोलन से, या ये जो गर्मा गर्मी हो रखी है, शहर के लोगों में जागरूकता के लेवल कितना आ गया है, मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी व्यक्ति ने, भिवानी शहर के किसी व्यक्ति ने, बड़ा व्यापारी है, अपने ही चाचे ताऊओं की, भाइयों की ज़मीन को अपनी खुद की दिखा के, जो भी नगर परिषद के कर्ता धर्ता थे या जो सुरेश कुमार था इसके साथ, वो ज़मीन अपने नाम करवा के, जो हिस्से की ज़मीन को अपनी खुद की पर्सनल दिखा के और बेच डाली 75 लाख में या 1 करोड़ में, जो भी। क्या नाम क्या है उनका? मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन जो है वो मैं ऑथेंटिकेटेड बात आपको बता रहा हूँ। जब ऐसा हुआ, जब पता चला उनके चाचे ताऊओं को, भाइयों को, जो हरियाणा से बाहर रहते हैं, आसाम बंगाल में कहीं रहते हैं, परिवार के सारे लोग इकट्ठे, 3-4 साल पुरानी बात है ये, परिवार के सारे लोग इकट्ठे होके आए, बातचीत करी, बात नहीं बनी। पुलिस में भी चक्कर काटे, प्रशासन में चक्कर काटे, नगर परिषद के कार्यालय में चक्कर काटे। अब ये पता चला कि भिवानी में इस वक्त अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ, घोटालेबाजों के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है। अब आते ही प्रार्थना नहीं करी, हाथ नहीं जोड़े, गए इसी दरिए बोले अब उस बारे में बातचीत करते हो या भिवानी बचाओ आंदोलन की समिति के सदस्यों के पास जाएं। कल ही बैठा के उनके हिस्से के जो 40 लाख रुपए बनते थे वो उनको दे दिए। तो मैं तो जागरूकता का लेवल ये समझता हूँ कि शहर में जो जागरूकता की लहर आई है कि अब लोग बोलने लगे हैं, रसीदें रोज़ दे के जा रहे हैं, सबूत रोज़ दे के जा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ सबूत नहीं है, सबके सबूत हैं, सब पुलिस के पास पहुँचे हुए हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइए कि प्रशासन ने भी ऐसा वो मत पेटी लगाई है कि अगर किसी का मत है, कोई रसीद है, कोई और किसी प्रकार का घोटाला है, तो वो प्रशासन को बताया जाए, उसमें आपको कितनी संतुष्टि? अच्छी बात है। अगर ये प्रशासन ने पहली लगाई होती और इस तरह की पहल पहले करी होती तो शायद ये इतना सब कुछ हुआ ही नहीं होता। लेकिन चलो, अगर इससे सबक लेके, पीछे की घटनाओं से सबक लेके, अगर नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी आगे चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, और वो शिकायत पेटी लगाई है, चाबी खुद एडीसी करें कि मेरे पास रहेगी, मैं खोल के देखता रहूँगा इसको, तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों को चाहिए कि उसमें डालें, और डालने के बाद सिर्फ ये नहीं कि शिकायत डाल दी और भूल गए, फिर उसका फॉलोअप भी लें, उसका अपडेट भी लें कि मैंने शिकायत डाली थी, मेरी शिकायत का क्या हुआ, मैंने सुझाव डाला था, मेरे सुझाव का क्या हुआ। अब आगे भिवानी बचाओ आंदोलन जो संघर्ष समिति बनाई है, उसकी आगे क्या रणनीति रहने वाली वर्मा जी? नहीं, अब तो यही जो अभी मामले नहीं दर्ज हुए हैं अब तक, जैसे ज़मीन घोटाले में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो कल फिर पुलिस अधीक्षक को, एसपी साहब को एक ज्ञापन देके उनको याद दिलाएंगे कि इसमें आप मामला दर्ज कीजिए। और कुछ अभी इकट्ठे कर रहे हैं चीज़ें, स्ट्रीट लाइट में भी घोटाला है, गलियों का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें घोटाला है, तो कई सारी चीज़ें हैं। अभी लंबी चलेगी लड़ाई, और 7 अलग अलग किस्म के घोटाले कर रखे हैं। अभी तो 2 में ही मामले दर्ज हुए हैं, बाकी 5 घोटालों में भी मामले दर्ज करवाए जाएंगे, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। आपकी व्यक्तिगत राजनीति बताइए वर्मा जी, क्या रणनीति है? राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद चेयरमैन का? जी नहीं, ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, और ना ही भिवानी बचाओ आंदोलन के बैनर के नीचे कोई भी राजनीति करेगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, ये आंदोलन एक अलग प्रक्रिया है। इससे अलग हट करके ऐसा केजरीवाल भी अपने आंदोलन के दौरान कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या लगता है, आपकी इच्छा नहीं है कि भाई मैं भी नगर परिषद का चेयरमैन बनूं और ये सुधार करूं शहर में? नगर परिषद का चेयरमैन या इस तरह की कोई भी इच्छा नहीं है।
कभी भविष्य में 2-4 साल बाद की जब बात होगी तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक ये मुहिम चल रही है तब तक चुनाव का इस बात से, राजनीति का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि इस अभियान में, इस आंदोलन में हर एक पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पॉलिटिकल विचारधारा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ बैठ के कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, अपनी पार्टी की बात नहीं करता। पार्टी का अलग कार्यक्रम है, अलग उनके काम है, ये आंदोलन के लिए अलग एक काम है। बाद में जब ये आंदोलन में एक जस्टिफाइड जगह तक ये चीज़ पहुँच जाएगी, उसके बाद कोई अपनी राजनीति करे, कोई अपना किसी तरह की नीति करे, उसमें किसी को कोई वो होना भी नहीं चाहिए। अगर घोटालों का एक सपूर्द नतीजा नहीं आता है तो भिवानी बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, वो घोटालों का जब तक लड़ाई चल रही है, जब तक घोटालों को लेके मुहिम चला रखी है, इस दौरान अगर चुनाव हो भी गए, वो अपनी अलग, इससे अलग हटके कुछ भी करें, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस बैनर का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए किया जाएगा, इस मुहिम को एक पॉलिटिकल कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बताइए, आप भी एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं एक आंकड़ा निकाल लिया था कि आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और ये सीधा इसका संबंध जो है सरकार से है, क्योंकि कोई भी सूचना मांगेगा सरकार के विरुद्ध या सरकारी कामकाज में, उससे बाधा आएगी या इस प्रकार से कोई भी अपना कर्म करेगा। तो आपको डर नहीं लगता कि जिस प्रकार से हत्याएं, और यहाँ पीछे बहुत बड़ा मामला पूरे देश ने जो देखा, बिहार में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई और जो उसके मुख्य अपराधी थे उन पर कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही, तो पिछले दिनों उनके बेटे ने खुद को आग लगा ली और अभी वो आईसीयू में। तो आपको डर नहीं लगता इस प्रकार के जो घटनाक्रम देश में होते हैं आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ? नहीं, खुद के लिए तो कभी भी कोई डर नहीं लगता, कोई इसमें डर की बात नहीं है, जो होना होगा होए इस बात से। अगर डरेंगे और डर की वजह से कार्रवाई नहीं करी तो फिर तो और हौसले बुलंद होंगे। लोग मुझे समझाते रहते हैं, आप जैसे साथी, कि भाई ये लोग गुंडे किस्म के लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इन्होंने पहले भी ऐसी हरकतें करी हैं। तो वो अपनी जगह है वो सब चीज़ें, आशंका तो रहती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, अभी लड़ाई अधूरी है, लेकिन डर नाम की चीज़ नहीं है कि डर की वजह से पीछे कदम खींच लें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो भाई ये थे सुशील वर्मा, जिनके साथ तमाम मुद्दों पर बात की। आगे भी और जो नगर परिषद घोटालों में जिन व्यक्तियों का नाम आया है उनका पक्ष भी हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्षों को दिखाना। और लगातार इन घोटालों पर आप नज़र बनाए रखें और एनडी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जहाँ पहुँचनी चाहिए। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय।